मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना कंपनी लॉ का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है, हमारा चैप्टर का नेम है मेंबरशिप इन कंपनी। अगर किसी ने किसी कंपनी के अंदर मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हमने उसमें कई सारे टॉपिक्स कर रखे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मेंबर्स राइट। हमने जो कंपनी है, कंपनी से मेंबर्स को बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, तो उन राइट्स के अंदर कुछ वेरिएशंस की जा सकती हैं। तो वो वेरिएशंस कैसे की जा सकते हैं? ये कहते हैं कि जो हमें राइट्स मिलते हैं, जो मेंबर्स हैं उनको राइट्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए, या जो भी शेयर्स आपने खरीदे हैं, कैटेगरी ऑफ शेयर्स होते हैं उनको क्लास शेयर्स भी कहा जाता है। तो क्लास शेयर्स के साथ जो राइट्स मिलते हैं उन्हें क्लास राइट्स कहा जाता है। तो ये सब कुछ हमें जो राइट्स हैं मेमोरेंडम, आर्टिकल्स और क्लास शेयर्स से मिलते हैं। जो कंपनी शेयर्स इशू करती है अलग अलग कैटेगरीज में इशू कर सकती है, क्लास ए शेयर्स, क्लास बी शेयर्स, क्लास सी शेयर्स। तो अलग अलग क्लासेस के साथ जो राइट्स है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो अब सेक्शन 48 हमें क्या बताता है कि जो भी शेयर्स के साथ राइट्स हैं उनको वेरी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? रिटन कंसेंट ऑफ होल्डर्स। जो होल्डर्स ऑफ शेयर्स हैं यानी कि जो मेंबर्स हैं, अगर वो अपनी कंसेंट देते हैं, यानी कि कम से कम 3/4 जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर वो अपनी कंसेंट देते हैं, तभी उनके राइट्स को आप वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। या आपने एक अलग से मीटिंग कंडक्ट करनी है, एक सेपरेट मीटिंग कंडक्ट करनी है। जैसे अभी आपको क्लास ऑफ शेयर्स के लिए कहा, अगर क्लास ए के शेयर्स में आपने वेरिएशन करनी है तो आपने क्लास ए के शेयर्स के लिए अलग से एक मीटिंग कंडक्ट करनी है और उसमें आपने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, जिससे कि आप उनके राइट्स को वेरी कर सकते हो। अदरवाइज उनके राइट्स को वेरी नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? देखो, आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल आपको प्रोविजंस देता है इसके लिए कि आप राइट्स को वेरी कर सको, चेंजेस कर सको उनके अंदर, तो ही आप वेरिएशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अगर आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल साइलेंट है, एब्सेंस, आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर चेंजेस के बारे में कुछ नहीं लिखा कि आप उनके राइट्स को कैसे चेंज कर सकते हो, तो जो शेयर्स आपने इशू किए हैं, जैसे आपने क्लास ए के शेयर्स इशू किए हैं, तो क्लास ए की पूरी टर्म्स अगर पूरी होती हैं, प्रोहिबिट नहीं करना है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपने बिल्कुल प्रोहिबिट नहीं करना है, बिल्कुल तोड़ना नहीं है, बिल्कुल उसकी शेयर्स की प्रोविजन के साथ चलना है। तो अगर आपको परमिशन मिलती है क्लास ऑफ शेयर से, तो ही आप उनके राइट्स को वेरी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपकी कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं, एक या एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर लिस्टेड हैं, तो आपकी जो लिस्टिंग एग्रीमेंट हैं उनकी कंडीशंस भी पूरी होनी चाहिए, तभी आप वेरिएशन कर सकते हो, अदरवाइज आप वेरिएशन नहीं कर सकते। अब अगर आपने वेरिएशन कर दी है तो उसके बाद आपने क्या करना है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कॉपी भेजनी है जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, जिसके जरिए आपने मेंबर्स के राइट में वेरिएशंस की हैं। तो उसको आपने फॉर्म नंबर 23 के अंदर भरकर भेजना है। साथ में एक प्रिस्क्राइब्ड फीस भी भेजनी है, ठीक है। वो फीस शेड्यूल 10 के अंदर मेंशन्ड है, तो उस फीस को साथ में भेजना है। कितने दिनों में भेजना है आपने? 30 दिन के अंदर अंदर। जब आपने उस रेजोल्यूशन को पास किया है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने ये कॉपी रजिस्ट्रार के पास भेजनी है। जब आप नए मेमोरेंडम और आर्टिकल्स प्रिंट करते हो तो उसके अंदर भी आपने जो राइट्स वेरी किए हैं उनको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लायबिलिटीज ऑफ मेंबर। जो कंपनीज के मेंबर हैं उनको राइट्स दिए गए हैं, तो उनकी कुछ लायबिलिटीज भी होंगी। तो लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी टू पे द प्राइस ऑफ शेयर। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आपने उनकी कॉस्ट तो पे करनी ही करनी है। समय समय पर जब कंपनी पैसा मंगाएगी तो आपने पैसा देना है, तो आपकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है। अब एक ये कहते हैं कि अगर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ने जो कॉल मंगाने का तरीका है वो सही से फॉलो नहीं किया है तो उसको हम वॉइड कहेंगे और आपने उस कॉल के अगेंस्ट कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। फिर है लायबिलिटी इन अनलिमिटेड कंपनी। अगर आपने किसी अनलिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो क्या होगा? अब अनलिमिटेड है तो आपकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर सारी लायबिलिटी
बच जाएगी, तो जितनी लाइबिलिटी आपके हिस्से में आती है वो आपको देनी ही पड़ेगी। फिर है लाइबिलिटी इन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर आप किसी ऐसी कंपनी के अंदर मेंबर हो जो लिमिटेड बाय गारंटी है, तो आपने जितनी गारंटी अंडरटेक की है उतना आपको पे करना पड़ेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेंबर्स बिलो मिनिमम, ये हमने लास्ट टाइम कंपनी लॉ में भी किया हुआ है थर्ड सेमेस्टर में। जो मिनिमम नंबर है, स्टैट्यूटरी मिनिमम नंबर है, पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और प्राइवेट के अंदर कम से कम 2 मेंबर हर समय रहने चाहिए। पर अगर किसी भी समय ये मिनिमम नंबर कम हो जाता है, प्राइवेट में 2 से कम और पब्लिक में 7 से कम हो जाते हैं और आपका बिजनेस 6 महीने या उससे ज़्यादा के लिए चल रहा है, तो जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। फिर है लाइबिलिटी ऑन ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हम कई बार पढ़ चुके हैं। जैसे ए ने अपने शेयर्स को ट्रांसफर किया है बी को, तो जब बी का नाम शेयर रजिस्टर में आ जाएगा तो सारी लाइबिलिटी बी की बनेगी। पर जिस समय तक बी का नाम नहीं आया है रजिस्टर में और सिर्फ ए का नाम ही शो हो रहा है, तो सारी लाइबिलिटी ए की ही रहेगी। लाइबिलिटी ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अगर एक कंपनी वाइंड अप होती है, बंद हो जाती है, तो क्या होगा? तो ये कहते हैं कि अगर आपने अब शेयर्स, जैसे अभी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स किया है, ए का नाम कट गया है, बी का नाम चढ़ गया है क्योंकि ए ने अपनी शेयर्स बी को ट्रांसफर कर दिए हैं। अब अगर इस ट्रांसफर को 1 साल पूरा नहीं हुआ है और कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी की अनपेड कॉस्ट बी ने पे करनी है। पर अगर बी पैसा देने से मना कर देता है, तो कंपनी जो ट्रांसफरर है, जो ए है, उससे पैसा ले सकता है। फिर है लाइबिलिटी एज मेंबर। अगर आप एक मेंबर हो, देखो नॉर्मली अगर आप एक मेंबर हो तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो आपने पे करनी ही करनी है। पर ये कहते हैं कि एक बंदा जिसने मेंबर नहीं बनना, हैज नॉट एग्रीड एंड डज नॉट वांट टू बिकम अ मेंबर, एक बंदा मेंबर नहीं बनना चाहता आपकी कंपनी में, पर उसका नाम गलती से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया, ठीक है, गलती से आ गया, तो उसको ऑब्जेक्शन करनी चाहिए कि भाई मेरा नाम क्यों लिखा है, क्योंकि जो मेंबर जो रजिस्टर में लिखा गया उसी हिसाब से आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी। तो अगर उसका नाम गलती से रजिस्टर में लिखा गया है तो उसे कंपनी को बोलना पड़ेगा कि मेरा नाम काटिए यहाँ से। पर अगर वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं राइज करता है तो उसको मेंबर माना जाएगा और एज ए मेंबर उसकी जो लाइबिलिटी बनती है वो उसको पे करनी पड़ेगी। इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी विद द कंसेंट ऑफ मेंबर्स। जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी कंसेंट के साथ आप उनकी लाइबिलिटी को बढ़ा सकते हो, पर आपको उनसे कंसेंट लेना जरूरी है, अदरवाइज आप उनकी लाइबिलिटी नहीं बढ़ा सकते। टेकिंग शेयर्स इन फिक्टिशियस नेम। अगर किसी ने नकली नाम पर, फिक्टिशियस नेम पर शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स तो खरीदे हैं, ही इज द मेंबर ऑफ द कंपनी, तो उसको अपनी लाइबिलिटी हर हाल में पे करनी पड़ेगी। लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न क्या है? जैसे इनकम अर्न करते हैं, इनकम अर्न करते और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं कि एक साल में हमने क्या कमाया और क्या खोया और हमारा कितना टैक्स बनता है। तो ऐसे ही एक एनुअल रिटर्न हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करते हैं अपनी कंपनी के लिए। आपकी कंपनी चाहे पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, आपको ये फाइल करनी जरूरी है। ये क्यों करते हैं हम? ये कहते हैं कि अगर आपने कोई भी ऑल्टरेशन, आपने कंपनी के अंदर कोई भी चेंजेस किए हैं, कंपनी के अंदर यानी जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, अगर उसके अंदर आपने कोई भी चेंजेस किए हैं तो रजिस्ट्रार को इस एनुअल रिटर्न से पता चल जाएगा कि आपने कुछ चेंजेस किए हैं। तो एनुअल रिटर्न, अब अपने पास कंपनीज कितनी तरह की होती हैं? एक कंपनी होती है जिसकी शेयर कैपिटल होती है और एक कंपनी ऐसी होती है जिसकी शेयर कैपिटल नहीं होती। तो उन दोनों के लिए जो रिटर्न है वो कैसे रहेगी? तो पहले है, अगर एक ऐसी कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है तो ये कहते हैं ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है आपको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करना। कितने दिनों में करनी है? आपने 60 दिनों के अंदर अंदर करनी है। फिर ये 60 दिन कौन से हैं? ये कह रहे जिस समय आपने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग की है तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। शेड्यूल 5 के साथ आप इसे फाइल करोगे। आप इसमें क्या बताओगे? आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस और एड्रेस बताओगे, आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स बताओगे, आप उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट,
स्टेट का कोड और अदर डिटेल्स भी बताओगे। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में बताओगे, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताओगे, अपने डायरेक्टर और सेक्रेटरीज के बारे में बताओगे, शेयर्स और डिवेंचर्स की डिटेल दोगे कि जो डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग है उस समय हमारे पास कितने शेयर्स डिवेंचर्स हैं, आप जो लास्ट टाइम आपकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उस समय आपके कितने शेयर्स और डिवेंचर्स को ट्रांसफर किया गया है, कंपनी की इंडेप्टेडनेस यानी आपका उधार कितना है, आपके सिक्योर्ड लोन कितने हैं, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप के बारे में भी आप बताओगे। फिर लास्ट है हमारा एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। अगर आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो उस समय क्या होगा, उस समय भी आपने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के 60 दिन के अंदर अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। इसमें आपको क्या करोगे, आप रजिस्टर्ड ऑफिस का पता बताओगे, अपने मेंबर्स का नाम बताओगे, वो कब कब मेंबर बने वो बताओगे, ठीक है। और नेम ऑफ पर्सन हु सीज, जो आपकी कंपनी के मेंबर नहीं रहे हैं उनके बारे में भी बताओगे सिंस द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। तो एनुअल जनरल मीटिंग की डेट को लेकर ये सारी चीजें आप बताओगे। फिर आप उन लोगों का पता बताओगे जो एट द डेट ऑफ रिटर्न वर डायरेक्टर, जो आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजिंग एजेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, ट्रेजरीज हैं। फिर आप बताओगे कि आपकी कंपनी की टोटल इंडेप्टेडनेस, आपकी टोटल उधार कितना है। फिर आप बताओगे अपनी एनुअल रिटर्न जो है, आपकी जो एनुअल रिटर्न है वो आपके डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी के द्वारा साइन होनी चाहिए। जब आप एक साइन करते हो, सिग्नेटरी भेजते हो रिटर्न के साथ, तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट लगा होता है। सर्टिफिकेट क्या बताता है कि जो रिटर्न के अंदर चीजें लिखी गई हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग के दिन के हिसाब से लिखी गई हैं। दैट्स इज द डेट ऑफ लास्ट एनुअल रिटर्न, कि पिछली जो हमारी एनुअल रिटर्न है उसके हिसाब से हमारी जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, जो हमने सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं शेयर्स और डिवेंचर्स के लिए, वो हमारी बुक्स के हिसाब से ही हैं। प्राइवेट कंपनीज ने साथ में क्या लिखना है, प्राइवेट कंपनीज ने साथ में ये भी बताना है कि हमने किसी भी पब्लिक को इन्वाइट नहीं किया है शेयर्स और डिवेंचर्स खरीदने के लिए। अब इसमें पेनल्टी भी है, अगर आप अपनी एनुअल रिटर्न समय पर नहीं भरते हो एज पर सबसेक्शन 4 तो क्या होगा, 60 दिन के खत्म होने के बाद आपके ऊपर एडिशनल फीस लगेगी, आपको फाइन भी लगेगा। फाइन कितने का लगेगा, 50,000 रुपये का, कम से कम 50,000 रुपये, जो कि बढ़कर 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। और जितने भी ऑफिसर्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं उनको भी पनिश किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, उनको सजा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है, कितने समय की, 6 महीने की, और उनके ऊपर फाइन भी लग सकता है। कितना फाइन लगेगा, कम से कम 50,000 रुपये, जो कि बढ़ के 5 लाख रुपए तक हो सकता है, और विद बोथ, या उनको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ये इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।